हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू की हुई है और उस एनसीईआरटी के पहले 5 चैप्टर हमारी कंप्लीट हो चुके हैं और जो 6th चैप्टर है वो हमने हाफ कल डिस्कस कर लिया था और हाफ चैप्टर हम आज की क्लास में करेंगे। ओके, तो चलो देखो, ये शहरों के बदलते हुए भाग्य यानी कि जो शहर कैसे थे और क्या उनके अंदर उनके टाइम टू टाइम डेवलपमेंट के कारण चेंजेस आ गए थे, ये टॉपिक कल हो चुका था हमारा। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है हमारा हम्पी और मसूलीपट्टनम और सूरत। हम्पी कहाँ का शहर है? तो कर्नाटक का है। मसूलीपट्टनम मसूलीपट्टनम जो है ये भी कर्नाटक के अंदर है और सूरत कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। मसूलीपट्टनम जो है ना, ये सॉरी कर्नाटक में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है मसूलीपट्टनम। देखो, इसमें सबसे पहले हमें हम्पी की वास्तुकला का नमूना दिखाया है, वहां पर कैसा वास्तुकला जो है किस डिजाइन की थी, कैसा सौंदर्य है उनका, ये सारी बात इसमें डिस्कस की गई है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सीटेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम जल्द ही ये थोड़ा हमारा सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद में हम पीवाईक्यू की क्लासेस लेंगे। थोड़ी क्लासेस बड़ी हो सकती हैं वो, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और एक बार सिलेबस हमारा थोड़ा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में लेने का मजा है, क्योंकि अगर हम पहले ही पीवाईक्यू क्लासेस लेंगे तो आपको एनसीईआरटी नहीं पता है कि कहाँ से कौन सा टॉपिक आएगा, तो आप पीवाईक्यू के ऊपर क्या डिस्कस करोगे, क्या आंसर दोगे उनका, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, पहला जो हमारा काम है वो है कि हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन कवर करें। और ये बात मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सीटेट का पेपर लाइन टू लाइन प्रॉपर एनसीईआरटी से बेस है। अगर एनसीईआरटी आपने ध्यान से कर ली तो आप उसके बाद में क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। जल्दी शुरू करेंगे हम हमारी पीवाईक्यू के लिए भी क्लासेस, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है उतनी ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी है सीटेट एग्जाम के लिए। देखो क्या है, हम्पी नगर कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल है। सबसे पहले पता है क्या होता था, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, दो साम्राज्य थे। 1556 के अंदर युद्ध हुआ था जिसके अंदर विजयनगर साम्राज्य जो था वो पराजित हो गया था बहमनी साम्राज्य से, और बहमनी साम्राज्य जो था वो जीत चुका था, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य जब पराजित हो गया तो विजयनगर साम्राज्य का पूरा विखंडन हो गया था, और विजयनगर साम्राज्य के ही जो विखंडन था उसी के ऊपर किसकी स्थापना की गई थी, मैसूर शहर की स्थापना की गई थी। मैसूर शहर नया बना दिया गया था विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पे, खंडर के ऊपर, ठीक है। तो ये विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। यानी कि यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि किसी भी प्रकार का कोई उनको जो ईंटें थी वो आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन गारे का, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया था जैसे हम आज के टाइम में घर बनाने के दौरान करते हैं ना, ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए मिट्टी की चिनाई की जाती है, सीमेंट की चिनाई की जाती है, तो वो यूज नहीं किया गया है इसमें, ये बताया। नेक्स्ट देखो क्या है, एक किलाबंद नगर क्या होता है। तो एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया है। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते थे उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीर बंद नगर बसा रखा था, जो नगर दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं थी, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का एक नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम दिखने को मिलता है। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें कैसी बताई गई है, सपाट बताई गई है, यानी कि इस प्रकार की छत बताई गई, बिल्कुल समतल छत बताई गई है। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी, ध्यान से पढ़ लेना इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहां
स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिसमें मूर्तियों को देखने के लिए आले बने हुए हैं। वहां सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिसमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में गुंजायमान रहता है। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुरे यानी कि मुसलमान सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम और चेटियों पुर्तगालियों जैसे यूरोपियन व्यापारियों के एजेंडों का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे और हाँ, ये बात देखो, इसमें कहा है कि मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। तो ये क्यों कहा गया है? क्योंकि मंदिर के अंदर ना अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। ये तो नहीं है सिर्फ एक ही संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग आते हैं। इसलिए मंदिर में जो अलग अलग लोग आ रहे हैं तो उन अलग अलग लोगों के ही आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी संस्कृतियां क्या थी, अलग अलग संस्कृतियों के लोग देख रहे हैं। इसके कारण अलग भिन्न भिन्न जो कल्चर वाले लोग हैं वो कहाँ पर आकर मिलते थे? मंदिर में मिलते थे। इसलिए माना जाता है कि मंदिर सांस्कृतिक जो है उनका केंद्र माना गया है। देवदासियां विरूपाक्ष, विरूपाक्ष किसका अवतार थे? शिव का अवतार है। मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा और प्राजनों के समक्ष में नृत्य करती थी। महानवी पर्व जो आज दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविद उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां पर राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करते थे और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करते थे। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य और संगीत मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1556 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, विजापुर, अहमदाबाद, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद में हम्पी का विनाश हो गया था। अब ये कहता है सूरत के बारे में। तो सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये सूरत क्या है? अपने आप में भारत का एक प्रवेश द्वार है, क्योंकि पहले के टाइम में जितना भी व्यापार होता था भारत के साथ में समुद्री व्यापार, वो माना जाता है सूरत से सबसे ज्यादा होता था। प्राचीन काल में 18वीं शताब्दी के अंदर सूरत उस टाइम में सबसे बड़ा एक बंदरगाह था। सूरत ही भारत का कोई भी चीज भारत के अंदर आ रही है या भारत से बाहर जा रही है, आयात और निर्यात का केंद्र सूरत को ही बनाया गया था। और जो अंग्रेज थे उन्होंने भी सूरत को काफी डेवलपमेंट में किया, क्योंकि ये उन्हीं के लिए बेनिफिशियल था और अंग्रेजों ने भी इसको अपना केंद्र बनाया था, क्योंकि यहाँ से वो जहाजों में अपना सामान भेजा करते थे। सूरत मुगल काल में केबे, आज के खब्बात और कुछ समय के बाद में अहमदाबाद के साथ साथ में गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था। सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ में व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। देख लेना, मक्का का प्रस्थान द्वार किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। सूरत में अनेक ऐसी दुकानें थी जो सूती वस्त्र, थोक और फुटकर कीमतों पर बेची जाती थी। फुटकर कीमतों के ऊपर यानी कि सिंपल जो मोल भाव होते हैं। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उसके लिए पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों में नगर से आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह यानी कि जो होटल बनवा दिए थे। वहां भव्य भवन और असंख्यक मनोरंजन स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों और महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकार कंपनियां थी। उल्लेखनीय है कि सूरत में जरी की गई हुडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन आरंभ हो गया था और इसके कारण ये मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों
तथा उत्पादकों की हानि, पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री व्यापार पर नियंत्रण और बंबई और प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित किया था, आज सूरत एक प्रमुख वाणिज्य केंद्र बन गया था। ये सारी बात तो मैंने आपको बताई दी है, कैसे सूरत से व्यापार होता था, कैसे वो वाणिज्य केंद्र बना, तो ज्यादा नहीं है। हुंडी क्या होती थी? एक दस्तावेज होता था। हुंडी क्या होती थी? दस्तावेज होता था जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जमा कराई गई जो रकम होती थी ना, वो दर्ज की जाती थी। इस व्यक्ति ने कितने पैसे मतलब जमा करवाई है बैलेंस में, तो वो हुंडी कहा जाता है उसे। एक होता है वाणिज्य केंद्र। वाणिज्य केंद्र का क्या होता है? जहां पर अलग अलग उत्पादन, अलग अलग प्रकार के उत्पादन के केंद्र होते हैं, उसे वाणिज्य केंद्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे वाणिज्य केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बताया है, तो नेक्स्ट इसमें बताता है जोखिम भरा दौर यानी कि मसूलीपट्टनम के बारे में। मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, ध्यान में रखना। ये कई बार मिलान वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कोई एक स्थान दिया जाता है, वो राज्य के अंदर कहाँ पे है, उसको मिलान करके दिखाओ। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्थर बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बसाया था, ठीक है। और गोलकुंडा के गुप्त शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिसने कि वहां का व्यापार पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए, इसलिए उन्होंने वहां पर क्या है, एकाधिकार लागू कर लिया था। भिन्न भिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमेटी चेटियार और यूरोपियन व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया था। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई थी। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्र के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की आवश्यकता महसूस की गई थी कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बंबई, कलकत्ता और मद्रास गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्ध दोनों को खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया और वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं था। यानी इसमें यह बताया कि जब लोगों ने क्या किया था उस टाइम के अंदर, उन्होंने मुंबई को, कोई कोलकाता है, मद्रास, चेन्नई की ओर जाना शुरू कर दिया था ना, तो पता है क्या हुआ, अपने आप में मसूलीपट्टनम का महत्व गिरता चला गया था, जिसके कारण इसका पतन हो गया था। पतन का मुख्य कारण क्या है? इसके कंपैरिजन में कई और हमें ऑप्शन मिल जाना। जब ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो जो चीज पहले एक थी हमारे पास में, वो चीज अपने आप ही उसका पतन हो जाएगा, ठीक है, उसका यूज कम हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगी हमारे लिए। और अगर एक चीज है तो हम उसी का यूज करने पर हम मजबूर हैं, ये बताया गया इसमें। एक यहाँ पर देखो मछुआरों का एक गरीब नगर है, यहाँ पर वर्णन किया है जिसका। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथवेल्ड ने 1620 में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया है। यह गोलकुंडा का प्रमुख पतन है, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है, ठीक है। और यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ है, यानी कि आबादी ज्यादा है। बिना किसी चार दीवारी के, कोई भी बाहरी मीनार नहीं है, चार दीवारी रक्षा जो प्राचीर है वो नहीं बनाई गई है, खराब तरीके से बना हुआ है, न ही यह अच्छी जगह स्थित है, यानी कि इसका इन्वायरमेंट, भौगोलिक जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के है। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था, आगे चलकर जहां जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई थी, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। चूंकि हमारे तथा अन्य साथ हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते रहते थे और उसके लिए ये निवास की मुख्य व्यवस्था थी। यानी कि ये जो मसूलीपट्टनम है ना,
इसकी सिचुएशन कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। सिर्फ ये एक यहाँ से मतलब जो व्यापार हो रहा था जिसके कारण ये थोड़ा फेमस हो गया था, और इसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, यहाँ का इन्वायरमेंट है, वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। नए नगर और व्यापारी क्या हैं? 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसाले कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, होलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनियां बनाई। आरंभ में तो मुल्ला अब्दुल्ला गफूर और बीर जी बोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिसके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौसेना का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर किया। अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर स्थापित हो गए थे। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई बुनाई, यानी कि पता है क्या होता है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है लोग उसी चीज का काम करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे अगर आपको कुछ सालों से पहले याद हो, ग्वार का भाव बहुत ज्यादा हो गया था, दाम, जिसके कारण क्या हुआ, किसानों ने ग्वार की पैदावार बढ़ा दी। लेकिन बहुत ज्यादा किसान ऐसे थे जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में अपना स्टॉक करना शुरू कर दिया था। वो दूसरे छोटे किसानों से कम कीमत में खरीद कर अपने पास इन्होंने स्टोर भंडारण करने शुरू कर दिए, ज्यादा ज्यादा मतलब ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इकट्ठा किया। लेकिन बाद में क्या होता है, उसके बाद में जस्ट ही जो ग्वार का भाव था वो नॉर्मल से भी नीचे आ गया। तो जिन्होंने रेट इतने हाई रेट से खरीदा दूसरे किसानों से, अब वो इतने कम रेट में बेचने पे क्या है, उसका बहुत ज्यादा घाटे का सौदा हो सकता है। तो जो काम वही करते हैं लोग जो उस टाइम में ट्रेंड में चल रहा होता है। तो ये कपड़े के दाम बढ़ गए थे, इसलिए लोगों ने कपड़े की बुनाई करना, कताई करना, रंगाई करना, सिलाई करना, ये काम शुरू करना शुरू कर दिए थे। इसमें इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ था। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हें ही कपड़ा बुनना पड़ता था। यानी कि जिन्होंने उन्हें पहले ही एडवांस में पैसे दिए हैं, तो वो कपड़ा भी तैयार करके उन्हीं व्यापारियों को देंगे। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या फिर बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। यानी कि अगर उन्होंने एडवांस में जिससे पैसा लिया है वो उसी को देंगे। अब वो स्वतंत्र रूप से किसी भी व्यक्ति को मुनाफे के लिए अपना कपड़ा नहीं बेच सकते थे। तो उन्हें कंपनी के एजेंटों के द्वारा निर्धारित डिजाइन, और इसके साथ ही क्या है, जैसा डिजाइन उनको कंपनी कहती थी ना कि आपको ऐसा डिजाइन बनाना है, उनको कंपनी के कहे अनुसार वैसा ही डिजाइन बनाकर तैयार करके देना पड़ता था। यानी कि अब बुनकर जो थे वो स्वतंत्र नहीं रहे थे, वो अधीन बन चुके थे किसके, अंग्रेजों के। क्योंकि जैसी अंग्रेजी सरकार उनसे डिमांड कर रही थी कपड़े की, उनको वैसा ही कपड़ा तैयार करने पर वो मजबूर थे। 18वीं शताब्दी में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य के बड़े बड़े परिवर्तन आए। अब बुनकर जैसे कारीगर, सौदागर और यूरोपीय कंपनियों के द्वारा इन नए नगरों में स्थापित क्या है, ब्लैक टाउन्स में स्थापित हो गए थे। ब्लैक यानी कि देसी व्यापारियों और शिल्पकारियों को ब्लैक टाउन्स में ही सीमित कर दिया गया था, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में आवास बनाए थे। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं और वाणिज्यों की कहानी हम अगले वर्ष में पढ़ेंगे। यानी कि जो शिल्पकार थे ना, उनके लिए ब्लैक टाउन्स, उनके लिए क्या बना दिए थे, उनके लिए ब्लैक टाउन्स बना दिए उन्होंने। जबकि वो वहां पर जो खुद मतलब वो जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो पैसे वो काम करवा रहे थे, वो कहाँ पे रह रहे थे, वो कलकत्ता जैसे नगरों में बड़े बड़े मतलब अपनी कोठियां, शानदार कोठी बनाकर वहां पर रह रहे थे, बड़े बड़े महानगरों के अंदर। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो कहाँ पे रह रहे थे, उनके लिए टाउन्स बना के दे दिए थे, वो वहां पर रह रहे थे। ठीक है, ये इसमें क्या है, वास्को डिगामा है, उसकी कहानी दे रखी है कि वास्को डिगामा क्या था। तो ये निकला तो और मतलब खोज के लिए था, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की है। लेकिन जब ये भारत पहुंचा तो इसने देखा कि ये और कहीं पे अमेरिका नहीं बल्कि ये भारत पहुंच चुका है। तो ये चला भारत के लिए नहीं था, बल्कि ये अचानक भारत पहुंच गया था, इसका मकसद भारत नहीं था।
15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों के द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए थे। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप पर पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ में यात्रा करते हुए कैप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत आया था। और ये अब्दुल गनीज नाम का एक, जैसे आज जीपीएस काम करता है ना, वैसे ही अब्दुल गनीज नाम के एक यंत्र की सहायता से भारत पहुंचा था। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया था। 1498 में कालीकट पहुंचा और उस समय कालीकट का जो शासक था जैमुरिन था, जिसने इसका काफी भव्य स्वागत किया था कालीकट के अंदर। कालीकट जो है ये केरल का पार्ट है, ठीक है। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट आया था। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसने 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए थे। 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे थे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले गए थे या फिर खोजे गए हैं वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, होलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उनका अनुसरण करना आरंभ कर दिया था। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था चूंकि पृथ्वी गोल है तो वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा था। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे थे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया था और अक्सर उन प्रदेशों की वहां पर पहले की जो बस्तियां थी उनको नष्ट कर दी थी। ये 1498 के अंदर भारत आया था। जो वास्को डी गामा जो है ये 1498 के अंदर पहली बार भारत आया था। फिर 1502 के अंदर भारत आया था। फिर ये 1522 के अंदर जब भारत आया तो ये भारत आया था, लेकिन उस दौरान इसकी भारत में ही मृत्यु हो गई थी वास्को डी गामा की। तो ये भारत कुल मिलाकर कितनी बार आया था वास्को डी गामा? भारत 3 बार भारत आ चुका है। और कोलंबस ने 1492 के अंदर किसकी खोज की थी? अमेरिका की। 1498 में वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? भारत की खोज की थी। ओके, ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है हमारा चैप्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गए। तो बाकी जो चैप्टर है वो हम कल हमारा नया चैप्टर 7 चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।